अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 इकोलॉजी, जो कल हमने पढ़ा। इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नेम है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब है कि इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो कैसे इम्बैलेंस हो रहा है। उनकी मेन 4 रीज़न हो सकती हैं। इकोसिस्टम में न्यू स्पीशीज का आना, ओवर हंटिंग, माइग्रेशन या वाटर लॉस होना। ठीक है, वाटर में कमी आना, ये फैक्टर हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसे हैं, पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसे इसमें आती हैं। पहला है द एंटरिंग ऑफ फॉरेन स्पीशीज। फॉरेन स्पीशीज को इंटर करवाना, फॉरेन स्पीशीज को नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर इंटर करवाना, ये भी इम्बैलेंसमेंट करवाती है। फॉर एग्जांपल फिलीपाइंस के अंदर सम स्पीशीज सच एज टॉड एंड गोल्डन स्नेल, इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी, अनकंट्रोलेबल हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि इनकी नेचुरल एनिमीज नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग, it is defined as the relentless chase for wild or game animals to kill or catch them for economical or personal gain or food। वो यही कह रहे हैं कि relentless chase फॉर वाइल्ड और एनिमल्स। वो कह रहे हैं कि हम ओवर हंटिंग करते हैं। अपने अक्सर मूवीज वगैरह में या कार्टून वगैरह में देखा होगा कि क्या होता है कि कुछ लोग को शिकार जो है करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लगती है उनको हंटिंग करना। तो वो लोग अपने पर्सनल गेन्स के लिए हंटिंग करते हैं, और कुछ लोगों को मजबूरी के तहत भी करना पड़ता है अपनी खुराक हासिल करने के लिए। ठीक है, वो भी इसमें आ जाता है। ओवर हंटिंग ऑफ वन एनिमल स्पीशीज कॉज एन अबंडेंस टू अदर लीन्स लीडिंग टू इम्बैलेंस इन द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द फूड चेन। थर्ड पॉइंट इज शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। अब शॉर्टेज दो तरह से होता है, एक तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से, बहुत सारा डोमेस्टिक यूज होने की वजह से, या इंडस्ट्रियल यूज की वजह से। पॉल्यूशन भी इसमें ही आ जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड आर कॉन्स्टेंट नीड फॉर फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट। अब हम जो है वो, हमारी तो ये नीड बन चुकी है ना फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट। अब वो बनाने के लिए यूज होता है वाटर का, वाटर बॉडीज का हैज बिन इंक्रीज्ड। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेश वाटर इन फ्रेश बॉडीज। ठीक है, फ्रेश बॉडीज क्या होती हैं? रिवर हो गया, कैनाल हो गया, लेक हो गया, इन सबको बोलते हैं। Pollution in water bodies is not only limited to the factory waste. More domestic use of water due to overpopulation also contribute to the pollution and loss of fresh water in water bodies. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज भी इफेक्ट करता है वाटर सप्लाई को। फॉर एग्जांपल ड्रॉट्स हो गया, यानी खुशक साली होगी, तो क्या होता है तब भी इफेक्ट कर रहा है, और अगर फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, तो भी इफेक्ट कर रहा है। यानी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस भी बैड है और उसकी कमी भी बैड ही है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं तो हम इसको माइग्रेशन कहते हैं। अब वो भी अपनी खुशी के लिए नहीं जा रहे, उनको रहने के लिए शेल्टर चाहिए होता है, खुराक चाहिए होती है जो उनको वहां नहीं मिल रही होती, तो वो क्या करते हैं, फिर माइग्रेशन शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने भी माइग्रेशन की थी जब हमें लगा था कि इंडिया में जो है वो मुसलमानों ने माइग्रेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, ये भी माइग्रेशन थी। ठीक है, और माइग्रेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखने के हमें लगता है कि हम अपने मुल्क में रहकर अच्छी तरक्की नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी डिग्री की यहाँ वैल्यू नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करते हैं, हम माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ जाके फिर अपना शेल्टर लेते हैं और खुराक लेते हैं। इनको हम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंटल। अब ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ये सारे क्या होते हैं,
ये जब भी अर्थ के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक पार्ट ऑफ हीट उसमें ट्रैप हो जाती है, ठीक है। अ ट्रैप अ पार्ट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ कॉजिंग इंक्रीज इन द, फिर वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देती है। इसी को हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, और इन फिनोमिना गैसेज को ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, और इसी फिनोमिना को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सेट्रा, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज इन द एटमोसफेयर। अब वो कह रहे हैं कि ये ही स्पीड अप करवाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ठीक है। इज इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, फिर क्या कहते हैं, ये टेम्परेचर ऑफ द अर्थ को इंक्रीज कराते हैं। एज अ रिजल्ट अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा वार्मर हो जाती है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, जितने भी माउंटेन्स पर हमारे पास या पोलर रीजन में जितनी भी आइस होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है बहुत हाई रेट पर। फिर क्या होती है, यही आइस जो है वो मूव करना शुरू कर देती है कोस्टल एरियाज की तरफ, और फिर फ्लड कॉज करती है, ठीक है। The climate of many regions of the world is also changing due to the global warming. The global warming is the threat to life on earth. ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक threat बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जी है वो फैक्टर्स जो ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स भी हमारे पास आते हैं, जितने भी कार्बन कंटेंट हैं वो मतलब कोल हो गया और नेचुरल गैसेस होगी, ऑयल हो गया, ठीक है, ये आती हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। पेट्रोलियम भी आ जाता है, ऑयल की डिस्टिलेशन से हमारे पास पेट्रोलियम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है द इमिट मैनी ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन ऑक्साइड विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो रिलीजेस पॉइजनस सब्सटेंस इन द एयर, कि वो हवा के अंदर क्या करता है, जहरीला मादा रिलीज करवाता है, ठीक है। द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच मेक द एयर अनफेवरेबल फॉर लाइफ आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। जो जितने भी एयर के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस है हार्मफुल जो हमारे लिए अनफेवरेबल हैं, उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, ठीक है, लाइफ के लिए जो है। One of the air pollutant is carbon monoxide. It affect the human organ system badly and cause, ये क्या cause करते हैं, headache, सर दर्द, brain damage and respiratory problem, सांस की बीमारियां, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन, वो रेन वाटर में डिजोल्व होती हैं और एसिड रेन कॉज करती हैं। अब वो कह रहे हैं कि यही एक्सपोजर जो है वो जो सल्फर डाइऑक्साइड का कॉज करवाता है ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस में दुश्वारियाँ, निमोनिया हो जाता है, ठीक है, और लंग कैंसर होता है, यानी तीनों लंग्स की बीमारियां ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन। द वर्ड डी मीन्स रिमूवल, तो फॉरेस्ट्रेशन यानी फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज के रिजल्ट में डिफॉरेस्ट्रेशन होती है। डिफॉरेस्ट्रेशन हैज मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। कौन कौन से इफेक्ट है कि ये क्या करती हैं, ये चेंज करवाती हैं वेदर और क्लाइमेट को। जहाँ जहाँ ट्रीज में कमी आती जाएगी वहाँ टेम्परेचर में इजाफा होता जाएगा, ठीक है। रूट ऑफ ट्री जो है वो सॉइल होल्ड करके रखती है। जब हम भी कटिंग करते हैं ट्रीज की, वो सॉइल की इरोजन और फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल को खत्म करवा देती है इसी के जरिए। व्हेन फॉरेस्ट आर कट, रेट ऑफ एवापोरेशन इज रिड्यूस्ड विच रिजल्ट इन लेस रेन, ठीक है। फिर क्या होती है, अब बारिश में भी कमी हो जाती है। डिफॉरेस्ट्रेशन डिक्रीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन बाय प्लांट, इंक्रीज इट्स अमाउंट इन द एनवायरनमेंट। अब देखें ऑब्वियस सी बात है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, पहली बात तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, वो तो हमारे फायदे की नहीं है। हमारे फायदे का है कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे फायदे की है। अब देखें ऑक्सीजन हमने किससे लेनी है, प्लांट से लेनी है। प्लांट कटिंग कर देंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे हम, ठीक है। जितनी हवा में होगी उतनी तो हम कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन उधर मसला तो होगा ना सांस लेने में कि हवा में ऑक्सीजन में कमी महसूस होगी। अगर आप वही प्लांट लगाते हो तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा प्रोवाइड होगी। उसी तरह फिर वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब आप देते हो वो किसी फायदे की नहीं रहती फिर, क्योंकि प्लांट्स जो है वो उनकी कंजप्शन, जितने भी प्लांट्स हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बाय प्लांट इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट, वो फिर उसकी अमाउंट एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है और फिर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा करती है। सो नेक्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन चैप्टर के स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक मेन फैक्टर है। क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लार्जर देन द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, वो होते हैं ओवर पॉपुलेशन। इट मोर पीपल जो है वो डिमांड करते हैं मोर ऑयल। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हर एक पर्सन चाहेगा कि मैं सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करूँ, मैं किसी से महरूम ना रहूँ, ठीक है। अब जब हर एक की ये ख्वाहिशें होंगी तो वो उसमें जाहिर सी बात है कमी तो आएगी आएगी। When more and more fossil fuels are used, more greenhouse gases and pollutants भी उतने ही होंगे, जितने लोग होंगे उतने pollutants होंगे, ठीक है। In this way overpopulation result in more global warming, ठीक है।
और नेक्स्ट टॉपिक एंड इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कि हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। The Earth is the only planet in our solar system where life exists. अर्थ एक वाहिद वो प्लेनेट है जहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। पता क्या हुआ था कि ये हमने एक फिक्शनल स्टोरी पढ़ी थी, जो है वो ये स्टोरी है आपकी सेकेंड ईयर की बुक में है। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह लाइफ जो है प्लेनेट एक वजूद में आया था, कि वो कह रहे थे कि बहुत सारे जो भी स्टार जो है वो एक मून के गिर्द आता गया सन के गिर्द, तो उसने एक टाइड क्रिएट कर दी। वो टाइड जो है वो लहर बन गई, वो लहर इतनी मजबूत हो गई, फिर वो जब और करीब आया तो वो टूट गई, वो टूट कर बिखरी। तो उनमें वो जो टुकड़े थे ना, उनमें से कुछ टुकड़े बहुत ठंडे थे और कुछ टुकड़े बहुत गर्म थे, और बस एक टुकड़ा ऐसा था जो हल्का गर्म और हल्का ठंडा था, मतलब उस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी। उसको उन्होंने अर्थ का नाम दिया। ठीक है, तो इस तरह वो कह रहे हैं कि अर्थ ही एक पार्ट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। सो पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन अर्थ, we should keep the earth's environment clean and healthy. Here are some of the solution and environment. अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने कह दिया कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई है। अब कुछ लोग वीडियो देखकर नीचे कमेंट करना शुरू ना कर दीजिएगा कि लाइफ जो है वो आप इस्लाम को भूल गई हैं। नो, इस्लाम जो है वो उसको भूल कैसे सकते हैं भाई। इस्लाम हमें बताता है कि दुनिया कैसे वजूद में आई थी। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सारी दुनिया बनाई है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक बताया कि सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर में ये लिखा हुआ था कि अर्थ किस तरह हमने नाम दिया। ठीक है, और मैंने बोला भी ये फिक्शनल स्टोरी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पोल्यूशन। वी कैन टेक मैनी स्टेप टू रिड्यूस पोल्यूशन। हम पोल्यूशन को कम, बेटे ये एक जो पॉइंट है ना, ये एक जो पैराग्राफ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सिर्फ आपकी किताब की हद तक नहीं, इस पर अमल करें, आप यकीन करिएगा आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। वी कैन टेक मैनी स्टेप टू रिड्यूस पोल्यूशन। डोमेस्टिक सबसे मेन पॉइंट है इस जो पैराग्राफ का, वो है जी डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डैम्प्ड ऑन द ओपन प्लेसेस। इसकी ना एक बहुत बड़ी रीज़न भी है कि अब देखें अक्सर लोग का ये ख्याल होता है कि हम ना वो लोग ना बड़े सफाई सुथराई को मानने वाले होते हैं कि बस ना घर की सफाई, वो क्या करते हैं घर का कचरा निकालते हैं और जी बाहर गली में देखते हैं कोई एक अच्छा घर है जो खुला है, तो सारे लोग, ये नहीं कह रही वो सारे लोग फिर वहां फेंकने शुरू कर देते हैं। घरों से निकाल कर अपनी ही गली में 2 घर छोड़ के वो कचरा फेंकने शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात तो वो लोग जो उस घर जहाँ कचरा फेंकते हैं ना, उन्हीं के जो साथ रह रहे होते हैं ना, वो भी खुद फेंकना शुरू कर देते हैं। इस तरह क्या हो रहा है कि हम समझते हैं कि हम अपने घर से कचरा निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मजीद कचरा डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक तो ये, दूसरा आप देखें, आप जो है ना जितना भी प्लास्टिक है या जितना भी जो है ग्लास है, आप लोग ओपन प्लेसेस में फेंक देते हैं। हम लोग तो चले इंसान हैं, हम लोग तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और चलते भी तो देख कर चलते हैं, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स वगैरह हैं वो नहीं देखते, उनको नहीं पता लगता वो कांच उनको कितना हार्म करता है, वो प्लास्टिक उनके अंदर जाकर उनको कितना हार्म करती है। ठीक है, ये चीज़ें अभी से समझें इन चीज़ों को कि हमें ट्रैश जितना भी कचरा, ये सॉलिड वेस्ट है, उनको ओपन एरियाज में, डैम जितने भी ओपन एरियाज है उनमें नहीं फेंकना। ठीक है, हमें दूसरा पॉइंट ये है कि हमें सल्फर फ्री व्हीकल्स यूज करनी चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पर्सनल कार की बजाय हमें ट्रैवल करना चाहिए ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को हमें शिफ्टेड अवे फ्रॉम द पोल्यूटेड पॉपुलेटेड एरियाज, जितने भी पॉपुलेटेड एरियाज हमें उनसे दूर इनको शिफ्ट करवाना चाहिए। फिर है एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैस को हमें न्यूट्रलाइज करवाना चाहिए, इनको हवा में रिलीज करवाने से पहले। इंजन्स ऑफ द व्हीकल्स शुड बी ट्यून्ड प्रॉपरली, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, और 4R स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जो कह रही यूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रिफ्यूज। ठीक है, for the conservation of resources should be adapt free, जो है trees should be grown along the road side। ठीक है, trees लगाएं। ठीक है, फिर है प्लांटेशन का वही मतलब कि दरख्त लगाएं।
देयर आर मैनी, और हम क्या करते हैं, दरख्त लगाने की बजाय दरख्त उखाड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एज प्लांट अब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स, कि प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स आर अब्जॉर्बर, तो हम क्यों ना लगाएं इन्हें। एक तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, हमें सांस लेने में मसला नहीं होता, इन्हीं की वजह से हम सांस ले रहे हैं, और अब ये जो है वो हमारे लिए पोल्यूशन को भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जितने भी टेम्परेचर जो है वो उनको भी बैलेंस कर रहे हैं, उनको भी ऑब्जॉर्व करें, फिर क्यों ना लगाएं, ठीक है। इट इज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एरिया एट द लोअर लेवल देन द एरिया डज नॉट हैव ट्री, के उन एरियाज में जाके देख लें जहाँ ट्री नहीं है, वो मोर वार्मर होंगे। Tree are also a source of fruit and flower. Each and every of us have to plant a tree and enhance the quality of life, के हमें एटलीस्ट अपने घर के पास एक अदद ट्री लाजमी लगानी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, के अब देखें, अब वो इंडेंजर्ड तो हो चुकी हैं स्पीशीज, लेकिन हम उनको अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल कराने के लिए हम कहते हैं कि हम उन स्पीशीज को पहले तो हम उनको जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती क्या है वो देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज रैपिड एंड वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट इफेक्ट लिविंग थिंग्स, मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सब स्पीशीज उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी वो खत्म होने के नहाने पर है। अब ये बुक जो है वो बहुत पुरानी लिखी हुई है, एक साल हो गया इसको, या हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नॉट सो श्योर कि अभी भी ये है, ठीक है। क्योंकि देखें जिस हिसाब से आजकल पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है ना, इनका बचना तो वैसे ही मुश्किल है। One of the major cause of species becoming endangered is habitat loss. Human cut down trees in forest for harvesting. वो harvesting के लिए trees काटना शुरू कर देते हैं. They clear forest or drain wetlands to use the land for agriculture. वो क्या करते हैं, ज़राअत के लिए, माइनिंग के लिए और सेटलमेंट के लिए उनको काटना शुरू कर देते हैं. Similarly, pollution, global warming, excessive hunting और also cause of species becoming endangered. अब इनको करना, ये कौन कौन सी स्पीशीज हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज आर स्नो लेपर्ड्स, इंडस रिवर डॉल्फिन और मार्खोर। अब गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। गवर्नमेंट डेवलप प्लान्स टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज सच एज प्लान इंक्लूड रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, पहले तो डिफॉरेस्टेशन को खत्म करें, ठीक है। अब इनके घरों को ही अगर हम काटी जाएंगे तो वो उन्होंने हमारे घरों में थोड़ी ना रहना है, ठीक है। उनके घरों को बचाएं पहले, फिर हम उनको बचा सकते हैं। Setting aside nature reserves, reducing pollution and protecting natural habitats, the hunting and trade of hunting को पहले ख़त्म करना चाहिए, और हम जो इनको तिजारत के लिए इस्तेमाल करें वो ख़त्म करना चाहिए। Moreover, government make plan to reduce endangered species. इनको अच्छा एक बात है, हमारे यहाँ ना ये समझा जाता है, जब भी हम जू वगैरह में जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में ही कंसेप्ट चल रहा होता है, यार क्या इन बेचारों की हम लोगों ने ना आज़ादी छीनी हुई है। नो, आज़ादी नहीं छीनी, भी उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो उनको रखा हुआ है, उनको खुराक मुहैया कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट हैं वहां पर। आप देख लें, आप उनको निकाल दें ना, अगर आप उनको आज़ाद करवा दें, यकीन माने वो 1-2 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या तो कुछ लोग और उनको पकड़ के ले जाएंगे और फिर क्या करेंगे, या तो वो उनको सेल कर देंगे या फिर उनको और ही कोई जानवर खा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप देखें फॉरेस्टेशन में तो बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, तो उन्होंने रहना कहाँ है। यही है कि आप देखें, अगर तो कोई जू में रख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जू में वो प्रोटेक्ट है, ठीक है। तो उनको क्या प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेना चाहिए, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। फॉर एग्जांपल एनिमल्स को जू में रखना चाहिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, एंड हो गया है। कल हम इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके की पॉइंट्स देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आई होप कि अगर आपको इसकी समझ ना भी आई हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी आपको समझ ना आई हो, आप वो कमेंट में बता दिया करें। नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस ज़रूर किया करेंगे। तो कल के लिए अल्लाह हाफिज़।